पिछले एपिसोड में आपने सुना कि विकल्प और ऋषभ ब्लू डायमंड पैलेस आ चुके थे और प्रत्युष ने बाकियों को सूर्यवंशी हवेली जाने से माना कर दिया था। इंदर सूर्यवंशी काफी परेशान थे। अब आगे इंदर की दिल जला देने वाली बातें सुन विकल्प की मुठिया गुस्से से कस गई और उसकी आंखें डार्क हो गई। उसकी कसी हुई मुठिया देख ऋषभ ने उसका हाथ पकड़ लिया, जैसे उसे अभी शांत रहने की इशारा कर रहा हो। इस पर विकल्प ने ऋषभ को एक नजर देखा और अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश करने लगा। वहीं ये सब देख इंदर सूर्यवंशी के तो तेरे रंग ढंग ही बदल चुके थे। तभी मृदुल गुस्से से दहाड़ते हुए बोला, जबान संभलकर बात कीजिए मिस्टर सूर्यवंशी। आप शायद जानते नहीं हैं, लेकिन आपको आपके ये शब्द नर्क के दर्शन करवा सकते हैं। ये सुन अब विभा बोली, गलती की हमने जो तुम लोगों को जिंदा छोड़ दिया। अगर उस दिन हम तुम लोगों पर दया ना कर तुम्हें मौत के घाट उतार देते तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। तभी एक भारी और बेहद खौफनाक आवाज पूरे हॉल में गूंज गई, जो गलती आपने उसे वक्त की, उसे मैं आज नहीं दोहराऊंगा। नर्क के दर्शन तो होंगे पर उन्हें जो इसके हकदार है। ये सुन सबकी नजरें दरवाजे पर चली गई, जहां से एक बेहद हैंडसम आदमी ब्लैक टैक्सीडो में अंदर आ रहा था। उसके एक एक कदम बहुत भारी थे। उसको देख लग रहा था कि नर्क का स्वामी खुद नर्क के वासियों को लेने आया हो। उसके अंदर आते ही सामने खड़े सारे गार्ड्स में अपना सर झुका लिया। वही इंदर और विभा की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई, क्योंकि उनके सामने उनके अतीत का वह पन्ना खड़ा था जिसे वो कभी भी पलटना नहीं चाहते थे। वही इस वक्त प्रत्युष काफी भयानक लग रहा था। उसकी आंखों में एक आग नजर आ रही थी, जो उसके सामने खड़े इंसान को जलाकर राख कर देना चाहती थी। प्रत्युष का ऑरा इस वक्त काफी खतरनाक लग रहा था। वह अपनी क्रूएल नजरों से पूरे हवेली को देख रहा था। तभी प्रत्युष को हवेली के कोने में एक छोटा सा बच्चा खिलखिला के हंसता हुआ नजर आया। उसके पीछे उसके पापा खड़े उसे हंसते हुए देख रहे थे। अचानक से वो बच्चा भागने लगा, जिसे देख उसके पीछे खड़े उसके पापा भी उसे पकड़ने के लिए भागने लगे। ये सब देख प्रत्युष की आंखें नर्म हो गई और उसके चेहरे पर एक ना दिखने वाली मुस्कान आ गई। तभी अचानक से वह सब कुछ गायब हो गया और प्रत्युष अपने खाली नजरों से उस बच्चे को ढूंढने लगा। तभी उसे वह बच्चा हवेली के दूसरे फ्लोर पर खेलते नजर आया, जिसके पीछे उसके पापा खड़े उससे कह रहे थे, प्रत्युष बेटा बहुत हो गई बदमाशी, अब अपने पापा को इतना मत सताओ। इतना बोल वो उस बच्चे को गोद में उठाकर कमरे में ले गए। ये देख प्रत्युष फिर से अपनी खाली नजरों से उन लोगों को ढूंढने लगा। तभी उसके कानों में एक आवाज आई, मुझे लगा ही था कि तुम ही हो जो मुझे बर्बाद करने के मंसूबे पाल रहा है। ये आवाज सुनते ही प्रत्युष अपने ख्यालों से जैसे बाहर आ गया। अचानक से उसकी आंखें भयानक हो गई, इतनी भयानक कि उसके आंखों में आग उतर आया। उसने डेंजरस तरीके से इंदर की तरह देखा। प्रत्युष की आंखें देख एक पल को इंदर भी शिकपका गए, लेकिन उन्होंने जल्द ही खुद को संभाल लिया और अपना रुतबा दिखाते हुए कहा, तुम्हारे इन आंखों से मुझे डर नहीं लगता। मेरे घर में खड़े होकर तुम मुझे अपनी आंखें दिखा रहे हो, और ये तुम्हारी क्या हरकत है? एक बार तुम्हें यहाँ से निकाल दिया तो दोबारा किस मुंह से आए हो वापस? इतना बोल वो प्रत्युष और बाकी सबको घूरने लगे। इंदर की बात सुन सबकी मुठिया गुस्से से कस गई। तभी मृदुल गुस्से में कुछ बोलने को हुआ कि उसे रोक। प्रत्युष ने गुस्से से कहा, मैं चाहूं तो अभी इसी वक्त तुम्हें मारकर इसी हवेली के नीचे गाड़ सकता हूं, लेकिन इससे मेरा बदला पूरा नहीं होगा। तुम्हें तिल तिल तड़पते देखने का मौका नहीं मिलेगा। तुम्हारे परिवार को दर दर की ठोकरें खाते देखना है मुझे, दाने दाने को तरसते हुए देखना है। इतना बोल प्रत्युष रुका और इंदर की आंखों में खतरनाक तरीके से देखते हुए बोला, याद रखना ये प्रत्युष सूर्यवंशी तुमसे वादा करता है कि एक दिन आएगा जब तुम दाने दाने की मोहताज हो जाओगे, और वो दिन दूर नहीं है। देख ले, आज तेरे सामने तेरे अतीत का वो पन्ना खड़ा है जो तुझे जला के राख कर देगा। इतना बोल वो विभा और इंदर को अपनी खतरनाक नजरों से घूरने लगा। उसकी बात सुन इंदर बौखला गया। उसने गुस्से से कहा, तुम सब मेरे ही घर में खड़े होकर मुझे ही धमकी दे रहे हो। इतना बोल उसने अपने एक गार्ड को इशारा किया। उसका इशारा देख वो गार्ड प्रत्युष की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ा, लेकिन वह प्रत्युष को छू भी पता इससे पहले ही प्रत्युष के सारे गार्ड्स ने एक साथ इंदर के आदमी पर शूट कर दिया। इससे पूरे हवेलियों में गोली चलने की भयानक आवाज गूंज गई। इतनी गोलियां लगते ही वो गार्ड ऑन द स्पॉट मर गया। अपनी गार्ड की ऐसी बड़ी हालत देख इंदर एक पल को घबरा गया।
लेकिन उसने अपनी घबराहट अपने चेहरे पर नहीं दिखाई। वही यह सब देख विभा के होश उड़ गए। प्रत्यूष का ऐसा रूप देख उसके दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। उसका दिमाग बिल्कुल सुन्न पड़ चुका था। तभी प्रत्यूष ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, तैयार हो जाइए मिस्टर सूर्यवंशी। अब आप अपनी जिंदगी के वो खूबसूरत लम्हे देखेंगे जो कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इतना बोल वो आगे बढ़ सामने रखे लग्जरियस सोफे पर बैठ गया। उसके बैठने का तरीका काफी स्टाइलिश था। उसके रुतबे से उसकी अमीरी का अंदाजा साफ लगाया जा सकता था। उसे तरह बैठता देख डेविड, विकल्प, मृदुल और ऋषभ भी उसके आसपास आकर बैठ गए। सबको अपने घर पर इस तरह हक जमाते देख इंदर का तो दिमाग ही खराब हो गया। तभी उसने गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आकर यह सब ड्रामा करने की? और किससे पूछकर तुम मेरे घर के सोफे पर बैठे हो? किस हैसियत से आए हो तुम सूर्यवंशी हवेली में, ये जानते हुए भी कि तुम्हारा इस हवेली पर कोई हक नहीं है? इतना बोल वो एक डेविल स्माइल करते हुए बोले, जिसका हक था वो तो उस वक्त ही। इतना बोल उन्होंने अपनी बात जानबूझकर अधूरी छोड़ दी। तभी इंदर की बात सुन विकल्प ने अपना आपा खो दिया और गुस्से से खड़ा होकर इंदर को उंगली दिखाते हुए बोला, अपनी औकात में रहो मिस्टर सूर्यवंशी। अगर एक और लफ्ज तुमने अपने मुंह से निकाला तो तुम्हारे मुंह से तुम्हारी ये जबान मैं ऐसी वक्त अलग कर दूंगा। इतना बोल विकल्प इंदर को गुस्से से घूरने लगा। विकल्प की ऐसी बात सुन इंदर तिलमिला उठे। वह गुस्से से कुछ बोलने को हुए कि उन्हें बीच में रोकते हुए प्रत्यूष बोला, हैसियत और औकात की बात कर रहे हो तो सुनो, इस घर का नया मालिक होने की हैसियत से यहाँ आया हूँ मैं। क्योंकि यह शान और शौकत, ये हवेली, ये पैसा सिर्फ कुछ वक्त के लिए है तुम्हारे पास। इसीलिए इसका जितना लुत्फ उठाना है उठा लो। इतना बोल प्रत्यूष पूरे घर को देखे केवल स्माइल करने लगा। वही प्रत्यूष की बात सुन विभा सदमे में चली गई। उसने हकलाते हुए प्रत्यूष से कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम इस घर के होने वाले मालिक। ऐसा नहीं हो सकता। इतना बोल इंदर को देखने लगी। विभा की बात सुन अब डेविड आगे बढ़ा और अपने हाथ से पकड़ी फाइल उसने इंदर और विभा के सामने रख दिया। फाइल को देख विभा और इंदर दोनों कंफ्यूज नजरों से एक दूसरे को देखने लगे। एक दूसरे को देख इंदर ने वो फाइल उठाया और पढ़ने लगे। जैसे जैसे वो ये फाइल पढ़ रहे थे, उनके चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। उनके चेहरे के बनते बिगड़ते भाव देख वहां मौजूद सबके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। पूरी फाइल पढ़ के इंदर के चेहरे के होश उड़ गए थे। उन्हें इस तरह देख अब विभा की घबराहट बढ़ रही थी। तभी इंद्र ने प्रत्यूष के चेहरे को अनबिलीवेबल तरीके से देखा, जो अपनी डार्क नजरों से उसे ही देख रहा था। तभी इंदर की आंखों में उठ रहे सवाल को समझ प्रत्यूष ने स्माइल के साथ कहा, समझा गया, मैं किस हैसियत की बात कर रहा था। उसकी बात सुन इंदर बस इतना ही क्या पाया, ये सब कैसे हो सकता है? इस पर प्रत्यूष ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, क्यों नहीं हो सकता? जब सालों पहले वो हो सकता था जो तुमने किया, तो आज ये छोटी सी चीज क्यों नहीं हो सकती? इतना बोल वो अपने डार्क नजरों से विभा और इंदर को देखने लगा। फिर वह अपनी जगह से खड़ा होकर दांत पीसते हुए बोला, नाउ यू स्टार्ट द काउंटडाउन टू योर डेथ। इतना बोल प्रत्यूष बाहर की तरफ जाने लगा। उसके बाहर निकलते ही विकल्प ने एक नजर इंदर और विभा को घूरा और फिर वह भी बाहर निकल गया। उसके पीछे पीछे प्रत्यूष के सारे गार्ड्स भी चले गए। बाहर निकल प्रत्यूष और विकल्प में एक नजर पूरी हवेली को देखा, जिसे देख विकल्प की आंखें हल्की नम हो गई और प्रत्यूष की आंखों के सामने कुछ चलने लगा, कुछ पुरानी धुंधली यादें। प्रत्यूष की आंखों में जो दिखाई दे रहा था, उससे प्रत्यूष का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ने लगा। गुस्सा कंट्रोल न होने की वजह से प्रत्यूष कांपने लगा। अपने भाई को ऐसी हालत में देख विकल्प बिना सोचे समझे प्रत्यूष के गले लग गया। विकल्प के गले लगते ही प्रत्यूष ने अपनी आंखें बंद कर ली, जिससे उसका गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगा। ये देख बाकी तीनों लोग मुस्कुराने लगे। अपने भाई को शांत कर विकल्प उससे दूर हुआ। उसके दूर होते ही प्रत्यूष ने अपना चेहरा एक्सप्रेशन लेस कर लिया। उसने सख्त भाव से मृदुल को देख बोला, मृदुल जल्द से जल्द एक लड़की अरेंज करो, मुझे कल के कल शादी करनी है। इतना बोल वो अपनी गाड़ी में बैठ गया। लेकिन ये बात सुन डेविड को छोड़ बाकी तीनों के चेहरे के होश उड़ गए थे। मृदुल को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी अभी प्रत्यूष ने उसे क्या कहा।
वो कंफ्यूज नजरों से बाकी सब की तरफ देखने लगा। उसकी ऐसी नजरें देख डेविड बोला, सर, पहले हम यहाँ से निकलते हैं। बॉस की बातों का मतलब मैं आपको कल पूरी तरह से समझा दूंगा। इतना बोल डेविड ने सबको चलने का इशारा किया। सबको डेविड की बात इस वक्त के लिए सही लगी, इसलिए बिना किसी आर्गुमेंट के सब अपने अपने गाड़ियों में बैठे और तेज रफ्तार में वहां से निकल गए। वहीं अंदर सूर्यवंशी हवेली में इंदर का दिमाग खराब हो चुका था। वो गुस्से से पागल हो रहा था। उसका गुस्सा इतना बढ़ गया कि वह आसपास ही चीजें उठा उठाकर पटकने लगा। उसको ऐसा करते देखा विभा उसे रोकते हुए बोली, इंदर क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? उसकी बात सुनकर भी इंदर ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस एक ही चीज की रट लग रहा था, आखिर वो लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? उस बुढ़े ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो यही सब बार बार दोहरा रहा था। जो देख विभा ने टेबल पर रखे फाइल को उठाया और उसे पढ़ना शुरू किया। फाइल को पढ़ते पढ़ते विभा के चेहरे के रंग उड़ गए। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब कैसे हो सकता है। जिस चीज के लिए उन्होंने इतना कुछ किया, वह चीज आज उनसे किसी पल छिन सकती है। ये सब सोच दोनों का दिमाग खराब हो चुका था। वही उन सब के बगल में खड़ा सैम अब तक प्रत्युष को देख सदमे में था। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतने सालों बाद फिर से उसे उसके छोटे मालिक दिखाई देंगे। दरअसल सैम सूर्यवंशी हवेली में बहुत वक्त पहले से ही काम कर रहा है, जिससे उसे हवेली में होने वाले हर छोटे छोटे बड़े कांडों की जानकारी थी। इसीलिए प्रत्युष और विकल्प को देख आज उसकी आंखों के सामने भी वो दर्दनाक मंजर घूमने लगा। दूसरी तरफ मृगांशी और चित्रा कॉलेज से आकर अपने अपार्टमेंट में खाना बना रही थी। कुछ देर में उनका खाना बनके तैयार हो गया। चित्रा ने खाने को डाइनिंग टेबल पर सजा दिया, जिसे देख मृगांशी झट से डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। मृगांशी की इतनी जल्दीबाजी करते देख चित्रा के होठों पर एक मुस्कान आ गई। फिर दोनों ने साथ मिलकर डिनर किया। इस वक्त ज्यादा रात नहीं हुई थी, इसीलिए दोनों लड़कियां बाहर वॉक के लिए निकल गई। दोनों अपार्टमेंट से ज्यादा दूर नहीं गई थी। दोनों बात करते करते ही टहल रही थी कि तभी चित्रा को कुछ याद आया। उसने मृगांशी को देख पूछा, मृगा, उस लड़के ने तुझे परेशान तो नहीं किया? चित्रा की बात सुन मृगांशी कंफ्यूजन के साथ बोली, कौन सा लड़का? और मुझे क्यों परेशान करेगा? उसकी बात सुन चित्रा बोली, अरे वही लड़का जिसे तूने उसने थप्पड़ जधा था। चित्रा की बात सुन मृगांशी के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। उसके चेहरे के ऐसे रंग उड़ने देख चित्रा की आंखें छोटी हो गई। उसने शक भरे लहजे में पूछा, सच सच बताओ मृगा, क्या तुझे उसे लड़के ने परेशान किया है? इस पर मृगांशी को नाइट क्लब वाली रात याद आ गई, जिसे याद कर मृगांशी के रोंगटे खड़े हो गए। तभी उसने यह बात टालने की इरादे से कहा, किसी बात कर रही है चित्रा? वो आदमी मुझे क्यों परेशान करने लगा? ऐसा कुछ नहीं है, तू ज्यादा सोच रही है। इतना बोल मेरे मृगांशी आगे बढ़ गई। इसका चित्रा ने उसे आगे कुछ नहीं पूछा, लेकिन मृगांशी के चेहरे के भाव बिल्कुल बदल चुके थे। उसकी आंखों के सामने वही रात घूम रही थी जब प्रत्युष उसे बेहिसाब चूमे जा रहा था। तभी चित्रा ने बात बदलने की इरादे से कहा, अस्पताल से क्या खबर आई? क्या कह रहे हैं डॉक्टर? क्या कोई सुधार है? चित्रा की बात सुन मृगांशी का चेहरा बिल्कुल उतर गया। उसका उदास चेहरा देख चित्रा को बहुत दुख हो रहा था, पर इस वक्त वो मृगांशी के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। तभी मृगांशी अफसोस के साथ बोली, न जाने मेरा भाई कब ठीक होगा। इतना टाइम हो गया उसे इस हालत में पड़े पड़े। उसे इस तरह देख मेरा दिल हजारों टुकड़ों में टूट जाता है। अब तो मेरी आंखें उसे बस सही सलामत देखना चाहती है। ये सब बोलते बोलते हैं मृगांशी की आंखें नम हो गई थी। चित्रा और मृगांशी अपने में खोए चले जा रहे थे। वह दोनों इस बात से अनजान थे कि किसी की आंखें उन पर काफी देर से टिकी हुई है। कोई अपनी खतरनाक नजरों से मृगांशी को घूरे जा रहा है। मृगांशी और चित्र से थोड़ी दूर पर एक गाड़ी खड़ी थी, जिसमें बैठे दो लोग उन दोनों को काफी देर से घूरे जा रहे थे। वो और कोई नहीं बल्कि प्रत्युष और मृदुल थे। सूर्यवंशी हवेली से निकलने के बाद वह लोग अपने घर की तरफ जा रहे थे, पर तभी अचानक से प्रत्युष की नजर रोड साइड में चल रही मृगांशी और चित्रा पर पड़ी, जिसे देख प्रत्युष ने मृदुल को कर रोकने को कहा।
मृदुल ऐसे बीच रोड पर कार रोकने पर थोड़ा हैरान था, पर उसने इस वक्त कुछ भी बोलना सही नहीं समझा। कार रोककर मृदुल ने पीछे बैठे प्रत्यूष की तरफ देखा, जो कहीं और देख रहा था। प्रत्यूष को कहीं और देखता पाकर मृदुल ने उसकी नजरों का पीछा किया, तो उसकी नजरें थी चित्रा और मृगांशी पर टिक गई। दोनों लड़कियां इस वक्त काफी हसीन लग रही थी। दोनों उन्हें देख रहे थे, पर उन दोनों की नजरें अलग अलग थी। जहां प्रत्यूष की आंखों में मृगांशी को देख गुस्सा और नफरत नजर आ रहा था, वहीं मृदुल की आंखों में चित्रा को देख अजीब सा अट्रैक्शन और प्यार नजर आ रहा था। और बेचारी वह दोनों लड़कियां अपने में खोई हुई बातें करते हुए जा रही थी। वही गाड़ी में प्रत्यूष ने मृदुल को देख उसे ऑर्डर देते हुए बोला, विकल्प और बाकी सबको बोल दो कि वो लोग घर जाए और घर के सिक्योरिटी और बढ़ा दो। इतना बोल उसने मृगांशी पर अपनी नजरें गहरी कर ली। प्रत्यूष की बात का मृदुल पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि मृदुल चित्रा को देखने में इतना खोया हुआ था कि उसे किसी की कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी। मृदुल को कोई रिएक्ट ना करते देख प्रत्यूष ने मृदुल को घूर कर देखा, लेकिन मृदुल की नजरें कहीं और पाकर प्रत्यूष की नजरें छोटी हो गई। अब प्रत्यूष ने मृदुल की नजरों का पीछा किया, जिससे उसकी नजर चित्रा पर गई। चित्रा को देख प्रत्यूष की भवें चढ़ गई। फिर उसने गुस्से से मृदुल को देखकर चिल्लाते कहा, अपनी नजरें इधर उधर से हटाओ और मेरी बातों पर ध्यान दो, जो बोला है वो करो पहले। इतना बोल मृदुल को घूरने लगा। प्रत्यूष की ऐसी आवाज सुन मृदुल हड़बड़ा गया। उसने अचानक से अपना सरहा में हिला दिया और अपना फोन निकाल विकल्प को कॉल करके उन्हें और बाकी गार्ड्स को घर जाने को कहा। पहले तो विकल्प को यह ठीक नहीं लगा, पर प्रत्यूष का ऑर्डर समझ विकल्प ने कुछ नहीं कहा। सबके वहां से जाते ही मृदुल अब प्रत्यूष के चेहरे को देख रहा था। वो प्रत्यूष के अगले ऑर्डर का वेट कर रहा था कि तभी प्रत्यूष ने मृगांशी को गुस्से से करते हुए कहा, अगले 10 मिनट में इन दोनों को हमारे अड्डे पर लेकर आओ। प्रत्यूष की बात सुन मेरे मृदुल की आंखें बड़ी हो गई। उसने हैरानी से प्रत्यूष को देख कहा, क्या तू उन दोनों लड़कियों को किडनैप करने का सोच रहा है? ये सुन प्रत्यूष ने उसे अपने खतरनाक नजरों से घूरा। प्रत्यूष की ऐसी नजरें देख मृदुल बिल्कुल चुप हो गया। तभी मृदुल ने किसी को कॉल किया और प्रत्यूष की कही गई बात उसे बताई। अगले 15 मिनट में एक अंधेरी गुफा जैसे वेयरहाउस में चित्रा और मृगांशी चेयर से बंधे बैठे हुए थे। उनकी आंखों पर काली पट्टियां बंधी हुई थी और उनके आसपास 5 से 6 गार्ड्स खड़े थे। उस वेयरहाउस में काफी अंधेरा था, लेकिन एक डीम लाइट उन दोनों के ऊपर जल रही थी। इस डीम लाइट की वजह से वहां का माहौल काफी डरावना लग रहा था। दोनों लड़कियां बेहोश थी और उनके ठीक सामने एक आदमी अपने पैर पैर पर चढ़ाए बेहद खौफनाक औरत के साथ बैठा था। उसे पूरे वेयरहाउस का माहौल नेगेटिव एनर्जी से भरा हुआ था, जो किसी के भी दिल में खौफ पैदा करने के लिए काफी था। उस आदमी के ठीक पीछे एक आदमी खड़ा था, जिसकी नजरें चित्रा पर टिकी हुई थी। चेयर पर बैठा आदमी और कोई नहीं बल्कि प्रत्यूष था, जो अपनी खौफनाक नजरों से मृगांशी को घूरे जा रहा था। तभी उसने चित्रा की तरफ इशारा करते हुए मृदुल से कहा, तुम्हें इसके साथ जो करना है करो, ले जाओ इसे, लेकिन याद रहे ये लड़की अपने घर सही सलामत पहुंच जानी चाहिए। इतना बोल उसने तिरछी नजरों से मृदुल को देखा, जो उसकी बात सुन थोड़ा शॉक था। उसका ऐसा चेहरा देख प्रत्यूष दांत पीसते हुए बोला, अगर इससे ज्यादा अपनी आंखें और बड़ी की तो अभी यही तुम्हारी आंखें निकाल कर गोटियां खेलने लगूंगा। इतना बोल वो मृदुल को घूरने लगा। वही मृदुल हैरान था ये सोचकर कि आखिर प्रत्यूष ने इस लड़की को किडनैप करने के लिए क्यों कहा। क्या प्रत्यूष इससे उस थप्पड़ का बदला लेना चाहता है? ये सब मृदुल के दिमाग में चल रहा था, लेकिन इस वक्त उसने प्रत्यूष से कुछ भी पूछना सही नहीं समझा। इसलिए उसने चुपचाप चित्रा को अपने गोद में उठाया और उसे लेकर बाहर निकल गया। आखिर उस फाइल में ऐसा क्या था जिसे देख इंदर के होश उड़ गए? कैसे बनेगा प्रत्यूष सूर्यवंशी हवेली का मालिक? आखिर सालों पहले क्या हुआ था प्रत्यूष के साथ? प्रत्यूष ने अचानक शादी करने का फैसला क्यों किया? जानने के लिए सुनिए डेविल्स डार्क प्रिंसेस का अगला एपिसोड सिर्फ कहानी बॉक्स एफएम पर।